फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु पांडे और आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताने वाला हूँ। पूरे इंडियन हिस्ट्री बताने वाला हूँ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया एक कंट्री है जो साउथ एशिया में स्थित है। तो वो काफ़ी बिग कंट्री है, जो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। जीडीपी वाइज वो पहले 7th लार्जेस्ट थी 2019 में, पर अभी 2022 में वो 6th लार्जेस्ट हो गई है। तो वो पॉपुलेशन की वाइज वो 2nd लार्जेस्ट। अर्ली मिलेनियम बीसी में रेगिस्तानी इलाके में पर्सिस्टेंट डस्ट स्टॉर्म्स आते थे, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को कोलैप्स होना पड़ा। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन ही नहीं, कुछ और बहुत इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन थे, उनको भी कोलैप्स होने लगा, जैसे ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट, अकाडियन एम्पायर, मेसोपोटामिया और लियांगजू कल्चर यांगत्सी रिवर एरिया के आसपास में। और फिर अर्ली मिलेनियम हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु पांडे और आज मैं आपको इंडिया की होल हिस्ट्री बताने वाला हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है जो काफ़ी वास्ट कंट्री है, जो इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री और पॉपुलेशन वाइज इंडिया अभी 2nd लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद, और उसके बाद जीडीपी वाइज 6th लार्जेस्ट कंट्री है। तो ह्यूमन जो थे वो अफ्रीका से 73,000 और 53,000 ईयर्स पहले इंडिया में साउथ एशिया में आए थे। तो अर्लीस्ट नोन ह्यूमन जो साउथ एशिया में है तो वो 30,000 ईयर्स का पहला है। तो मेघरा एक पाकिस्तान में बलूचिस्तान नाम के राज्य में एक जगह है। तो वो उसी ने गोट, शीप्स और कैटल को बढ़ावा दिया था। तो 4500 BCE में तो फिर लाइफ इन साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा जगह पे स्प्रेड हो गई थी। तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान से आई है, तो वो बहुत बड़ी स्प्रेड हुई थी। वो बहुत इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन थी, जैसे एशियन, इजिप्ट, मेसोपोटामिया जैसे। तो ये सिविलाइजेशन जो थी ना 2500 BC से लेकर 1900 BC में पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया में वहीं पर एस्टेब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर अर्बन प्लानिंग, बेक्ड ब्रिक हाउसेस और एलोबरेट ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के लिए फेमस थी। इंडियो आर्यंस थे ना, वो पंजाब से पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुके थे, पूरे नॉर्थ इंडिया का वर्ना सिस्टम, जिन्होंने कास्ट सिस्टम को जन्म दिया था। तो वो हियाची प्राइस्ड वॉरियर्स और फ्री पीसेंट्स वहाँ पर रहते थे ज़्यादा। इंडो आर्यन ट्राइब जो थे तो वो माइग्रेशन करके वो सेंट्रल एशिया से पंजाब तक पहुँचे। फिर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ। तो वो 1500 से लेकर 500 BC से थे, वो वेदास के कॉम्बिनेशन को मार करते थे। एक नया इंटर रीजनल कल्चर उठा जिसका नाम था जनपादास। फिर वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना के बहुत बड़े स्टेट्स में कन्वर्ट करके महाजनपादास बना देते थे। तो ये एक 2nd अर्बनाइजेशन था जो इंडिया में आया था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। फिर वैदिक टेक्स्ट का कॉम्पोजिशन कम से कम 600 BC में ख़त्म हो गया था। हाँ, नॉर्थ इंडिया में गैंगेटिक प्लेन्स में तो वहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे। तो वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। फिर वुड स्टील जो था ना, वो साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। 3rd सेंचुरी BC में वो फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता था। फिर क्लासिकल पीरियड के टाइम इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स वो बहुत बड़े बड़े डायनेस्टी से रूल करते थे। फिर उसके बाद 1500 ईयर्स बाद गुप्ता एम्पायर आया। फिर उस टाइम ना इंडियन सबकॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हुआ मौर्य साम्राज्य के पास 4th और 3rd सेंचुरी BC के बीच में। फिर 3rd सेंचुरी से प्राकृत और पाली स्क्रिप्ट जो था ना, वो नॉर्थ में इंडिया में हुआ था, और तमिल संगम लिटरेचर साउथ इंडिया में हुआ था। तो ये जो अर्बनाइजेशन थी तो इसलिए
राइज किया, वो न्यू एस्थेटिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रेटर मगधा, वो जैनिज्म और बुद्धिज्म को जोड़ के जो ब्राह्मणिज्म को अपोज करते थे, उनके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को देख के तो इसने एक नए रिलीजियस कॉन्सेप्ट को बनाया, हिंदुइज्म। उसी टाइम में जो साम्राज्य थे जो साउथ इंडिया में रहते थे, वो मैरीटाइम बिजनेस करते थे अरब देशों और मेडिटेरियन सी जो यूरोप में रोमन एम्पायर से वो लोग करते थे। इस पीरियड के टाइम में इंडियन सिविलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर और रिलीजन जैसे कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म वो एशिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए थे। ये पीरियड जो था इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। में सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट था जो 7th और 11th सेंचुरी के बीच में त्रिपार्टीय स्ट्रगल कनौज में हुआ था, जो 2 सेंचुरीज में तक लास्ट हुआ था, जो पाला एम्पायर, राष्ट्रकूट एम्पायर, गुजरात प्रतिहारा के बीच में वो हुआ था। और उसके बाद साउथ इंडिया में राइज बहुत सारे मल्टीपल इम्पेरियल पावर्स का राइज हुआ था, जैसे कि चालुक्य, चोला, पल्लवा, चेरा, पंजाब और वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर। जो चोला डायनेस्टी था तो उसने साउथर्न इंडिया को पूरी तरह से कंक्योर कर लिया था और उन्होंने सक्सेसफुली वो साउथ ईस्ट एशिया को भी कुछ पार्ट्स को भी इन्वेट कर लिया था, श्रीलंका और मालदीव्स और बंगाल को भी 11th सेंचुरी में। तो इन अर्ली मेडिवल पीरियड में इंडियन मैथमेटिक्स जो थे, हिंदू न्यूमरल्स को भी जोड़ के वो डेवलपमेंट किया, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जो अरब वर्ल्ड में थे। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, कैम्बोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और ब्रुनेई और चाइना के कुछ राज्य भी थे, जैसे कि तिब्बत और यूनान। एक और राज्य था जिनजियांग। फिर उस बाद उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को भी मतलब कि अच्छे से ले लिया था, इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, जिसकी वजह से बना ग्रेटर इंडिया। ग्रेटर इंडिया में काफ़ी बहुत सारे देश थे, जैसे कि करता था और वो नियरली अर्ली 14th सेंचुरी में आया था, लेकिन लेट 14th सेंचुरी में कोलैप्स हो गया था और उनने डेक्कन सुल्तानेट और बंगाल सुल्तानेट को भी मेजर पावर उस टाइम हो गया था। वो 3 सेंचुरीज तक लास्ट करते थे। सुल्तानेट था तो वो 12 और 6 सी में फाउंडेड था, जो सेंट्रल एशिया में जो तुर्क्स रहते थे ना, वो रूल करते थे नॉर्थ एशिया के मेजर पार्ट। अरब वर्ल्ड में जो इस्लामिक कन्क्वेस्ट थे, जो अफगानिस्तान और सिंध से रास्ता बनाकर इंडिया में 8th सेंचुरी में आए थे, जैसे कि इन्वेशन थे महमूद गाजनी के। मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ अर्ली 18th सेंचुरी में, जिसने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की मराठास को, सिख्स को, मैसूरियंस को, निज़ाम्स को और नवाब्स और बंगाल्स को भी। और उस एक्सरसाइज को कंट्रोल कर लार्ज रीजन्स को इंडियन कॉन्टिनेंट को कंट्रोल किया। दुनिया की सबसे बिगेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी थी और मैन्युफैक्चरिंग पावर भी थी। वो उस इतनी बड़ी जीडीपी थी कि वर्ल्ड की क्वार्टर जीडीपी वो ही रखती थी। 25% जीडीपी दुनिया की उसी के पास थी। अगर हम यूरोप की सारी जीडीपी कंपाउंड कर देते तब भी मुगल एम्पायर की जीडीपी उससे भी ज़्यादा थी। ये जो पीरियड था इसने बहुत सारे पावरफुल हिंदू स्टेट्स को भी देखा, जैसे कि विजयनगर और राजपूत स्टेट्स जैसे कि मेवाड़। और 15th सेंचुरी में हमने सिखिज्म को देखा। फिर अर्ली मॉडर्न पीरियड जो 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जब मुगल एम्पायर पूरे कम से कम पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल करता था। मिड 18th से लेकर मिड 19th सेंचुरीज के बीच में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी ने राज किया था, जो फिर 1857 तक, क्योंकि ब्रिटिश की चाल थी कि हम इंडियन किंगडम से बोलेंगे कि हम बिजनेस करने आए हैं, कुछ भी आप रूल नहीं करेंगे। उसके बाद बिजनेस करते करते वो लोग रूल भी करने लगे। फिर 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन जो था वो डायरेक्टली इंडिया पे राज करने लगा। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद काफ़ी देश चाहते थे कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में बहुत सारे देश चाहते हैं कि हमें दूसरे कंट्री, यूरोपियन पावर से इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उसी टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कहा हमें भी अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। और उस बाद मुस्लिम लीग्स जो थे तो उन्होंने भी कहा कि हमें चाहिए अपने अलग देश चाहिए, पाकिस्तान नाम का, जो अभी पाकिस्तान है वैसे अलग देश मुस्लिम मेजोरिटी का। फिर वो बड़े इंडियन एम्पायर, ग्रेटर इंडिया करते करते और भी छोटा हो गया और उसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काट दिया गया है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अभी तो ईस्ट पाकिस्तान तो अभी क्या कहते हैं बांग्लादेश बन चुका है और वेस्ट पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही रहेगा। बाय फ्रेंड्स।